आज की क्लास में हम ग्राफ टूल पे बात करने वाले हैं। ये यहाँ पे ग्राफ टूल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का फ्लाई आउट आता है और इसमें टोटल 9 टूल हैं जो कि ग्राफ से रिलेटेड ही हैं। इसमें कॉलम ग्राफ टूल, स्टिक कॉलम ग्राफ टूल, बार ग्राफ टूल, स्टिक बार ग्राफ टूल, लाइन ग्राफ टूल, एरिया ग्राफ टूल, स्कैटर ग्राफ टूल, पाई ग्राफ टूल और रडार ग्राफ टूल शामिल हैं। इसमें से कॉलम ग्राफ टूल की शॉर्टकट की जे है। अगर आप अपने कीबोर्ड से जे प्रेस कर दे तो भी ये टूल एक्टिव हो जाता है। उसके अलावा किसी ग्राफ टूल की शॉर्टकट की मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस फ्लाईआउट को बाहर निकाल लेती हूँ। बाहर निकालने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको वर्टिकल फॉर्म में ले आऊंगी। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन ग्राफ में क्या फर्क है, फिर हम प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ आएंगे और मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले कॉलम ग्राफ है। कॉलम ग्राफ में हमें हमारा डाटा कॉलम की सूरत में शो हो रहा होता है और डिफरेंट फील्ड का डाटा डिफरेंट कलर में शो हो रहा होता है। उसके बाद स्टिक कॉलम ग्राफ है। तो स्टिक कॉलम ग्राफ में हमारा डाटा कॉलम की सूरत में तो शो हो रहा होता है, लेकिन डिफरेंट डाटा के डिफरेंट कॉलम नहीं बन रहे होते, बल्कि एक ही कॉलम में डिफरेंट कलर से डाटा की परसेंटेज को शो किया जाता है। उसके बाद बार ग्राफ आता है। तो कॉलम ग्राफ में हमें वर्टिकल कॉलम की सूरत में हमारा डाटा शो हो रहा होता है और बार ग्राफ में हॉरिजॉन्टल बार की सूरत में हमें हमारा डाटा शो हो रहा होता है और डिफरेंट डाटा वैल्यू डिफरेंट कलर से शो होती हैं। और अगर हम बात करें स्टिक बार ग्राफ की, तो बिल्कुल स्टिक कॉलम ग्राफ की तरह यहाँ भी सिंगल बार में डिफरेंट कलर से डाटा की परसेंटेज शो हो रही होती है। उसके बाद लाइन ग्राफ में हमें हमारा डाटा लाइन की सूरत में शो हो रहा होता है। एरिया ग्राफ में हमें हमारा डाटा डिफरेंट एरियाज की सूरत में शो हो रहा होता है। स्कैटर ग्राफ में हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ हमारा डाटा शो हो रहा होता है। यहाँ पे आपके सर्कल हो सकते हैं, स्क्वायर बॉक्स हो सकते हैं या कोई और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से बिखरा हुआ सा हमारे सामने आता है। उसके बाद पाई ग्राफ राउंड शेप में होता है और इसके डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट कलर के जरिए डाटा वैल्यू शो हो रही होती हैं। उसके बाद रडार ग्राफ है जो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा होता है। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। इस तरह से ये टोटल 9 टाइप के ग्राफ हमारे पास मौजूद हैं और इन तमाम ग्राफ की डिटेल हम आज की क्लास में देखेंगे। उसके अलावा अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊँ तो यहाँ भी ग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में ग्राफ से रिलेटेड जो ऑप्शन हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आज की क्लास में इन 9 ग्राफ और इनसे रिलेटेड डिटेल को देखेंगे। अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ जहाँ पे एक ब्लैंक आर्टबोर्ड मौजूद है ताकि हम अपनी वर्किंग कर सकें। तो यहाँ सबसे पहले कॉलम ग्राफ है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये टूल एक्टिव हो जाता है। उसके बाद अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से एक कॉलम आता है, क्योंकि यहाँ सिंगल वैल्यू शो हो रही है और डिफॉल्ट यहाँ पे 1 लिखा होता है। एक वैल्यू इस कॉलम में मौजूद होती है और उसी वैल्यू के मुताबिक यहाँ पे ये शो हो रहा होता है। उसके बाद हम इसमें अपनी मर्जी से डाटा लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूं और यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ 5 आ गया। 6 लिखती हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद यहाँ पर 9 लिख देती हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल रो में भी अपना डाटा लिख सकती हूँ और वर्टिकल कॉलम में भी। जैसे अगर मैं यहाँ पे मेरे माउस का कर्सर लेके आऊँ, यहाँ पे कुछ लिख दूँ, यहाँ पे लाकर यहाँ पे लिख सकती हूँ। जब आप जिस बार में लिखेंगे, लिखने के लिए आप ऊपर वाली बार ही यूज करेंगे। जब लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे या फिर किसी दूसरे सेल पे क्लिक करके सिलेक्शन को वहां लेके जाएंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ मैंने कुछ वैल्यूज दे दी हैं। अब अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई बटन है जो कि टिक मार्क की सूरत में हमें शो हो रहा है। अगर इस पे क्लिक करूं तो ये डाटा हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है। डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर में जब हम कोई ग्राफ क्रिएट करते हैं तो वो ग्रे स्केल वैल्यू के साथ शो हो रहा होता है। उसमें जो कलर आ रहे होते हैं उनमें ग्रे स्केल वैल्यूज आ रही होती हैं, लेकिन बाद में हम उनको चेंज कर सकते हैं। हम इस तरह से लिखकर भी डाटा इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम इंपोर्ट करके भी डाटा यहाँ पे ला सकते हैं या एक्सेल शीट से कॉपी पेस्ट करके भी डाटा यहाँ पे ला सकते हैं।
उसके बाद अगर मैं इन वैल्यूज को डिलीट करूं तो डिलीट करके भी लिख सकती हूँ, या फिर इसको क्लोज करके इस ग्राफ को डिलीट कर दूं और डिलीट करने के बाद दोबारा ग्राफ ढूंढ लूं और यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ड्रॉ करने के बाद वापस ये पैनल आ जाता है। अब मैं यहाँ से एक्सेल बुक में आऊंगी और एक्सेल बुक में आकर यहाँ जो डाटा मेरे पास मौजूद है मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिख के रखा है जिसमें मैंने 4 प्रोडक्ट रखी हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, माउस और कीबोर्ड। और यहाँ पे डे ऑफ द वीक, संडे को इनके कितने आइटम सेल हुए हैं, मंडे को कितने आइटम सेल हुए हैं, थर्सडे को कितने आइटम सेल हुए हैं। इस तरह से कुछ डाटा मैंने यहाँ पे बना के रखा है। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगी। कॉपी करने के बाद मैं इलस्ट्रेटर में आकर यहाँ पर फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगी और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो ये डाटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई करूं तो ये अप्लाई हो गया। उसके बाद अगर इसमें से मैं किसी भी ग्राफ पे डबल क्लिक करूं तो मेरे पास एक पैनल आ जाता है। मैं किसी भी ग्राफ पे क्लिक करूंगी सेम पैनल आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉलम ग्राफ पे डबल क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ग्राफ ऑप्शन है, उसके नीचे वैल्यू एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस है। तो वैल्यू एक्सिस में जो यहाँ से हमने वैल्यू देनी है, वैल्यू एक्सिस एक्चुअल में ये वाला एरिया है हमारे पास, और कैटेगरी एक्सिस ये जो कैटेगरीज हैं उनसे रिलेटेड है। तो इन तमाम ऑप्शन को हम डिटेल में देखेंगे। पहले मैं अपने ग्राफ की कुछ फॉर्मेटिंग करना आपको बता देती हूँ। तो मैं यहाँ से इनको कैंसिल कर देती हूँ। ये यहाँ पे इंपोर्ट डाटा है, तो इंपोर्ट डाटा को हम थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज रो एंड कॉलम है, अगर इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें जो प्रोडक्ट मुझे यहाँ से हॉरिजॉन्टली शो हो रही थी अब यहाँ पे वर्टिकली शो होने लगी हैं और ये ट्रांसपोज हो गई हैं। उसके बाद अगर मैं अप्लाई कर दूंगी तो ये रिवर्ट ऑप्शन हाइड हो जाएगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले अगर मैं इनको वापस चेंज करना चाहूँ तो मैं रिवर्ट कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूंगी तो डाटा चेंज हो जाएगा। अब आप देखें नीचे डेस्कटॉप, लैपटॉप, माउस और कीबोर्ड की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे डेज ऑफ द वीक आ रहे हैं। मैं दोबारा इस पे क्लिक करके ट्रांसपोज करके इसको ओके करूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको ट्रांसपोज करती हूँ तो अप्लाई करने से पहले रिवर्ट ऑप्शन शो होता है, अगर हम अप्लाई कर देती हैं तो ये ऑप्शन शो नहीं होता। तो अगर मैं रिवर्ट पे क्लिक कर दूं तो जो वैल्यू मेरी पहले थी ये वैसे हो जाएगी। और उसके बाद ये यहाँ पे सेल स्टाइल है, तो ये ऑप्शन इस विंडो के सेल से रिलेटेड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। तो नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू, तो आप देखें जब यहाँ पे वैल्यू लिखी आई हैं तो इनके आगे 2 डेसिमल वैल्यूज शो हो रही हैं, जैसे 10.00, 5.00। हालांकि एक्सेल शीट में आकर मैं दिखाऊं तो मैंने सिंपल वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे मैंने इनके साथ डेसिमल वैल्यूज नहीं लिखी थी। तो यहाँ खुद बहुत आप जो वैल्यू देंगे उसके साथ डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं 2। अगर आप 0 कर देंगे तो कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, और अगर आप इसको ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आ जाएंगी। उसके बाद कॉलम विड्थ है कि आपकी कॉलम की विड्थ कितनी है, तो इसमें 7 डिजिट आ सकते हैं। 7 से लॉन्ग डिजिट नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा या कम करते हैं तो कर सकते हैं। डिफॉल्ट यही सेटिंग होती है तो मैं यही रहने देती हूँ, तो मैं इसको ओके कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्विच एक्स वाई है। स्विच एक्स वाई का ऑप्शन तमाम कॉलम के साथ वर्क नहीं करता, ये स्कैटर ग्राफ के साथ वर्क कर रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद यहाँ से स्कैटर ग्राफ सेलेक्ट करके ओके कर दूं तो ये स्कैटर ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा और ये ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो गया। यहाँ से हम एक्स और वाई एक्सिस पे इनकी वैल्यूज को स्विच कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ से अप्लाई करूं तो आप देखिए ये ग्राफ एकदम से चेंज हो जाएगा। अगर दोबारा इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करूं तो ये ग्राफ वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। इस तरह से स्कैटर ग्राफ पे हम एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन रह जाता है। उसके अलावा हमने तमाम ऑप्शन देख लिए हैं। तो डाटा हम उस वक्त इंपोर्ट कर सकते हैं अगर हमने उसे टेक्स्ट फाइल में सेव किया है। किसी और फाइल फॉर्मेट में हम डाटा को इंपोर्ट नहीं कर सकते। हम वहां से कॉपी पेस्ट तो करके ला सकते हैं लेकिन इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उसे टेक्स्ट फाइल में सेव करते हैं वो नोटपैड की फाइल में सेव होता है और हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी एक्सेल वर्कबुक पे आऊंगी, फाइल मेन्यू में आकर सेव एज पे क्लिक करूंगी, यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ग्राफ डाटा इसका नाम दे देती हूँ और नाम देने के बाद मैं यहाँ से इस फाइल फॉर्मेट को टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड सिलेक्ट करूंगी।
इस तरह से हमारे डाटा की जो पार्टीशन होगी वो टैब के साथ होगी। एक डाटा की एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में टैब के साथ डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा और उसको मैं इंपोर्ट करूंगी तो वो एज ए ग्राफ डाटा ही मेरे पास इंपोर्ट होगा। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड सेलेक्ट करके यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगी और डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करूंगी और इलस्ट्रेटर को मिनिमाइज करके दिखाऊं तो आप देखिए ग्राफ डाटा के नाम से ये डाटा यहाँ पर सेव हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, दोबारा इलस्ट्रेटर को मैक्सिमाइज करूंगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज करूंगी। इस ग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा कॉलम ग्राफ लेकर यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ से इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करूंगी और यहाँ से डेस्कटॉप पे आऊंगी। डेस्कटॉप पे आकर ये ग्राफ डाटा के नाम से फाइल मेरे पास मौजूद है, मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करूंगी तो आप देखें वो तमाम डाटा यहाँ पे आ गया और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूं तो ये डाटा यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इस विंडो की तमाम ऑप्शन को हमने देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस कॉलम के साथ हम क्या कर सकते हैं। हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने इनको चेंज करना है तो हम इनको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं और शिफ्ट की मदद से हम इन्हें एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी। सिलेक्शन खत्म करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर इसमें मैं सायान कलर दे देती हूँ तो सायान कलर आ गया और मैं इनको एक साथ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस ब्लैक बार को सिलेक्ट करूँ, शिफ्ट के साथ इस बार को सिलेक्ट करूँ, इस बार को, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको भी मैं साथ ही सिलेक्ट करके उसमें कलर फिल करूं तो तमाम ब्लैक बार में कलर्स आ जाएगा। यानी कि डेस्कटॉप से रिलेटेड जो हमारा डाटा है वो सायान कलर में हमें शो हो रहा है। उसके बाद मैं लैपटॉप की वैल्यू अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही लूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी। अब मैं इन तमाम को सिलेक्ट करके इनका कलर चेंज कर लेती हूँ। कलर चेंज करने के अलावा अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर इसका फॉन्ट चेंज करूं तो आप देखें फॉन्ट चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं अपनी सिलेक्शन चेंज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं तो भी मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ। मैं इस पे क्लिक करूं तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। जब हमने सिलेक्शन खत्म की तो इसमें डाटा शो नहीं हो रहा। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी सिलेक्शन टूल की मदद से तो ये डाटा वापस शो होने लगेगा। और जब हम कोई एक ग्राफ बनाते हैं और बनाने के बाद हम उसके कलर को चेंज करते हैं तो जब हम उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हीं कलर के साथ चेंज होता है, नया कलर हमें नहीं लेना पड़ता। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है और हम इसके तमाम ऑप्शन को देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको डिफरेंट ग्राफ में चेंज करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे ये कॉलम ग्राफ है तो मैं यहाँ से स्टिक ग्राफ लूंगी और ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें स्टिक ग्राफ में ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद मैं इस पे दोबारा डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से बार ग्राफ सिलेक्ट करके ओके करूं तो ये बार की सूरत में शो होने लगेगा। अगर यहाँ से स्टिक बार ग्राफ पे क्लिक करके ओके करूं तो ये स्टिक बार ग्राफ में शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से लाइन ग्राफ सिलेक्ट करके ओके करती तो ये लाइन ग्राफ की सूरत में हमें शो होने लगेगा। उसके बाद मैं दोबारा डबल क्लिक करके इस पैनल को ओपन करूंगी। अगर मैं एरिया ग्राफ पे आकर ओके करूं तो ये कुछ इस तरह से एरिया ग्राफ हमारे पास आता है। उसके बाद मैं दोबारा डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से स्कैटर बार सिलेक्ट करके ओके करूं तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ दोबारा डबल क्लिक करूं और यहाँ से पाई ग्राफ सिलेक्ट करके ओके करूं तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। अगर हमारे पास एक ही डाटा है तो एक ग्राफ बनेगा, अगर हमारे पास एक से ज्यादा डाटा है तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ हमारे पास ज्यादा बन के आएंगे। और उसके बाद अगर मैं दोबारा डबल क्लिक करती हूँ और यहाँ पे
रडार ग्राफ पे क्लिक करके ओके करूं तो ग्राफ कुछ इस तरह से मेरे पास आता है। इस तरह से मैं किसी भी ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं दोबारा कॉलम ग्राफ पे डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से कॉलम ग्राफ ही सिलेक्ट करके इसको ओके कर देती हूँ और मैं इस पे दोबारा डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद अब हम इसके ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू एक्सिस है, ये हमारे पास वैल्यू एक्सिस है जिसमें हमारी वैल्यू शो हो रही होती हैं। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इनको लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट साइड पे रखना है या बोथ। अगर हम राइट साइड करेंगे तो ये हमें राइट साइड पे शो होने लगेंगे और ये ऑप्शन इन तमाम ग्राफ में सेम रहता है। अगर मैं राइट साइड करके यहाँ से ओके करूं तो आप देखें ये वैल्यू एक्सिस राइट साइड पे आ गया। मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी और अगर मैं बोथ साइड करके ओके करूं ये दोनों साइड पे आ गया। मैं दोबारा डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से ऑन लेफ्ट साइड सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास ग्राफ ऑप्शन, तो ये यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ नीचे वैल्यू एक्सिस है तो ये जो एक्सिस हमने चेंज की है वैल्यू की, यहाँ उससे रिलेटेड ऑप्शन है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इस तरह से पैनल मेरे पास आता है। तो यहाँ ओवरराइड कैलकुलेटेड वैल्यू, तो मैं इस पे क्लिक करूं तो मैक्सिमम यहाँ 15 है और डिवीजन 5 है। यहाँ ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू शो हो रही है ये 3 के सीक्वेंस से मैक्सिमम 15 तक जा रही है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा करना चाहें तो आप ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको 25 कर देती हूँ और 25 करने के बाद यहाँ पे डिवीजन 5 है तो ये 5 डिवीजन ही होगी इसकी और यहाँ पे 5-5 के सीक्वेंस से ये शो होने लगेंगी। लेकिन अगर मैं डिवीजन कम करूं तो ये कम हो जाएंगी और डिवाइड करके अगर डेसिमल वैल्यूज आ रही होंगी तो ये डेसिमल वैल्यू ही बनाएगा। जैसे 5-5 बार 25 हमारे पास विदाउट डेसिमल वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ तो यहाँ पे 4 डिवीजन हमारे पास आएंगी और ये डेसिमल वैल्यू के साथ आएंगी। और उसके बाद यहाँ पर लेंथ है, टिक मार्क, ये जो टिक मार्क हमें शो हो रहे हैं इनकी लेंथ है तो ये शॉर्ट है। अगर आप नन करेंगे तो ये टिक मार्क हमें शो नहीं होंगे। अगर फुल लेंथ करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक फुल लेंथ में हमारे टिक मार्क शो हो रहे होंगे। तो यहाँ से अगर मैं इनको फुल लेंथ करूँ टिक मार्क पर डिवीजन, तो जब एक से दूसरी डिवीजन आ रही है जैसे 0 से 3 तक वैल्यू है तो इनके दरमियान कोई डिवीजन नहीं है। अगर 1 करेंगे तो इनके दरमियान में भी एक वैल्यू आ जाएगी और अगर आप 2 डिवीजन करेंगे तो इनके दरमियान में 2 आएंगी। अगर 3 करेंगे तो दरमियान में 3 आएंगी। जैसे यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ और 3 करने के बाद ऐड लेबल है। यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स साबका को कहते हैं जो कि किसी भी वैल्यू से पहले आता है और सुफिक्स इस वैल्यू के बाद आता है। अगर आप इससे पहले कोई साइन लगाना चाहते हैं, कोई वैल्यू लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। प्रीफिक्स में मैं यहाँ पर डॉलर साइन ऐड कर दूंगी तो अब यहाँ पे मेरी वैल्यू से पहले डॉलर साइन आएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके सुफिक्स में अगर कुछ ऐड करती हूँ तो वो बाद में आएगा। तो मैं यहाँ पर एंड साइन ऐड कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब आप देखें जो वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड की थी वो आ रही हैं। यहाँ पे स्टार्ट में डॉलर साइन आ रहा है और लास्ट में एंड साइन आ रहा है। और क्योंकि मैंने 25 को 4 की डिवीजन दी थी तो यहाँ डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं। और उसके अलावा ये यहाँ पर हर डिवीजन के दरमियान में 3 डिवीजन आ रही हैं और मैंने इनको फुल लेंथ दी थी तो ये फुल लेंथ आ रही हैं। मैं दोबारा इस पे डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से वैल्यू एक्सिस पे क्लिक करके इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे ले आती हूँ। मैं यहाँ 25 ही रहने देती हूँ और यहाँ पे 5 कर दूंगी ताकि डेसिमल वैल्यू खत्म हो जाए। यहाँ से मैं प्रीफिक्स को भी डिलीट कर देती हूँ, सुफिक्स को भी डिलीट कर देती हूँ। बाद का तो होता है किसी के साथ हमें परसेंटेज साइन लगाना पड़ जाता है पहले या बाद में, या अगर हम रकम शो कर रहे हैं तो हम डॉलर या कोई और साइन लगाना चाहते हैं तो हम इजीली लगा सकते हैं और ये ऑप्शन हमारे काम भी आता है कई दफा। उसके बाद मैं टिक मार्क की जो डिवीजन है उसको खत्म करके यहाँ पे 0 कर देती हूँ और 0 करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। डिवीजन की लेंथ कम नहीं की तो ये फुल लेंथ में आ रही है। अब इनके दरमियान की डिवीजन खत्म हो गई है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आकर वैल्यू एक्सिस पे आऊंगी और यहाँ से फुल लेंथ की बजाय या तो मैं नन कर दूं तो ये डिवीजन के लिए जो छोटी सी लाइंस हैं वो हमें शो नहीं होंगी। और अगर मैं शॉर्ट करके ओके करूं तो ये लाइंस यूं शॉर्ट हो जाती हैं। मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी और डबल क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ आऊं तो यहाँ पे कैटेगरी एक्सिस है
अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो कैटेगरी से रिलेटेड ये लाइन इतनी छोटी सी हमें शो हो रही है, यहाँ पे शॉर्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसको फुल लेंथ करूं तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, वर्टिकल लाइन आएगी। और ड्रॉ टिक मार्क पार्ट डिवीजन, आप पार्ट डिवीजन कितने टिक मार्क चाहते हैं, और नीचे ड्रॉ टिक मार्क बिटवीन लेबल के दरमियान अगर आप टिक मार्क चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं और 4 करने के बाद यहाँ से ओके करूं तो अब आप देखें हार्ड डिवीजन के दरमियान इसने 4 टिक मार्क ऐड किए हैं और इनको फुल लेंथ में कर दिया है। वैल्यू एक्सिस ये वाला है जहां पे हमारी वैल्यू शो हो रही होती है, और कैटेगरी एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में मौजूद है जहां पे हमारी कैटेगरी शो हो रही होती है। इस तरह से आप वैल्यू एक्सिस पे अपने ग्राफ की किस तरह से पार्टीशन करना चाहते हैं या कैटेगरी एक्सिस पे किस तरह से पार्टीशन करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इन सेटिंग को चेंज नहीं करते। जो डिफॉल्ट सेटिंग हमारे पास आ रही होती है हम उसको ही यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 0 कर देती हूँ और यहाँ पर हम शॉर्ट लेंथ कर देते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये शॉर्ट लेंथ में हमारे पास आ गए, या हम इनको नन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी। तमाम ग्राफ की टाइप देख चुके हैं, उसके बाद वैल्यू एक्सिस पे मौजूद इन ऑप्शन को देख चुके हैं। उसके बाद नीचे स्टाइल है, तो स्टाइल से जो रिलेटेड ऑप्शन है वो तकरीबन तमाम ग्राफ के लिए सेम रहते हैं और ऑप्शन जो नीचे हमें शो हो रहे हैं वो चेंज होते हैं। इस वक्त हम कॉलम ग्राफ पे हैं तो यहाँ ऐड ड्रॉप शेडो, अगर हम ड्रॉप शेडो ऐड करना चाहते हैं कॉलम के पीछे तो वो ब्लैक कलर में शो हो रहा होता है। अगर मैं इस पे चेक लगाऊं तो ड्रॉप शेडो शो होता है। वैसे हम नहीं करते, मैं एक दफा करके दिखा देती हूँ। उसके बाद अगर आप फर्स्ट रो को फ्रंट पे देखना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम इन फ्रंट पे चेक लगा हुआ है, अगर आप फर्स्ट रो को फ्रंट पे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। और उसके बाद एड लेजेंड्स क्रॉस द टॉप, लेजेंड्स ये हैं, यहाँ पे हमें डिफरेंट फील्ड का डाटा शो हो रहा है, तो अगर आप इनको टॉप पे देखना चाहें तो ये यहाँ टॉप पे आ जाएंगे। इस वक्त ये हमारे राइट साइड पे हैं, तो मैं एड लेजेंड अक्रॉस द टॉप कर दूंगी, फर्स्ट रो इन फ्रंट पे चेक लगा दूंगी। इन तमाम पे चेक लगा के आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं ड्रॉप शेडो से चेक हटा दूंगी। उसके बाद कॉलम विथ है और क्लस्टर विथ है। कॉलम विथ में हमारे पास कॉलम की विथ शो हो रही होती है और क्लस्टर विथ में इनके दरमियान का जो फासला है वो शो हो रहा होता है। जैसे मैं कॉलम विथ अगर 100% करती हूँ और यहाँ से क्लस्टर विथ को भी मैं 100% कर दूं और उसके बाद यहाँ से ओके करूंगी तो अब आप देखें इनके दरमियान का फासला भी खत्म हो गया और कॉलम विथ भी ज्यादा हो गई। इसके पीछे ड्रॉप शेडो आ रहा है, लेजेंड हमारे टॉप पे आ गए। जो सेटिंग हमने की थी वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गई है। उसके बाद मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी। यहाँ से मैं ड्रॉप शेडो पे से चेक हटा देती हूँ। किसी पे भी आप ड्रॉप शेडो लगाएंगे तो ये यहाँ पे हमें ब्लैक कलर में इस तरह से शो हो रहा होगा, तो मैं इस पे से चेक हटा देती हूँ। लेजेंड्स को अगर आप टॉप पे देखना चाहते हैं तो टॉप पे रहने दें। उसके बाद आप क्लस्टर विथ को अगर कम करते हैं, मैं कॉलम विथ को 100% ही रहने देती हूँ और क्लस्टर विथ को यहाँ से 80% कर देती हूँ और यहाँ से ओके करूँ तो आप देखें इनके दरमियान थोड़ी सी विथ आ गई है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद ये तमाम ऑप्शन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ से स्टिक कॉलम लेते हैं तो उसमें भी यही चारों ऑप्शन रहते हैं और सेम तरह से वर्किंग करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से बार ग्राफ लेते हैं तो भी यही ऑप्शन रहते हैं और सेम वर्किंग करते हैं। अगर आप स्टिक बार ग्राफ लेते हैं तो भी यही ऑप्शन रहते हैं और सेम वर्किंग करते हैं। और उसके बाद अगर आप लाइन ग्राफ लेते हैं तो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन सेम है, नीचे वाले ऑप्शन चेंज है। मार्क डाटा पॉइंट पे अगर चेक लगा होगा तो जहाँ पे आपका डाटा पॉइंट होगा वहां पे कोई ना कोई आइकन शो हो रहा होगा। उसके बाद एज टू एज लाइन है, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी लाइन इस वर्टिकल लाइन के साथ शुरू होगी और अगर आप यहाँ पे चेक नहीं लगाते तो वो थोड़ी दूर से शुरू होगी, तो मैं यहाँ पर चेक लगा देती हूँ। उसके बाद कनेक्ट डाटा पॉइंट है, अगर आप यहाँ से चेक हटा देंगे तो जस्ट आपको पॉइंट शो होंगे, उनके दरमियान लाइन नहीं होगी। और उसके बाद ड्रॉ फील्ड लाइन है, अगर आप फील्ड लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपकी फील्ड लाइन आएगी और अगर आप हाली कनेक्ट डाटा पॉइंट पे चेक रखते हैं तो लाइन फिल नहीं होगी। तो मैं यहाँ ड्रॉ फील्ड लाइन पे भी चेक लगा देती हूँ। लाइन विथ 3 पिक्सल है, आप इसको ज्यादा या कम कर सकते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तब आप देखें ये चार्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। ये यहाँ पे आपको डाटा पॉइंट शो हो रहे हैं, ये लाइन से कनेक्ट हैं और ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के साथ आ रही है। मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी।
डबल क्लिक करने के बाद अब आप देखें मैं एज टू एज लाइन से चेक हटा देती हूँ, फिल लाइन से भी चेक हटा देती हूँ और इस वक्त मार्क डाटा पॉइंट और कनेक्ट डाटा पॉइंट पे चेक लगा हुआ है और ओके करूंगी। तो अब आप देखें ये लाइन यहाँ से हट के आ रही है और फिल लाइन नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है, जस्ट इस तरह से लाइन मेरे पास आ रही है और मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो मेरे पास एरिया चार्ट है। एरिया चार्ट के लिए ऊपर वाले ऑप्शन ही मौजूद रहते हैं, नीचे कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूं तो इस तरह से एरिया चार्ट मेरे पास आता है। मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी और डबल क्लिक करने के बाद मैं स्कैटर चार्ट पे क्लिक करूंगी। तो ऊपर वाले ऑप्शन तमाम के लिए सेम है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और नीचे मार्क डाटा पॉइंट है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके डाटा पॉइंट मार्क होंगे। कनेक्ट डाटा पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उनके दरमियान लाइन आएगी। ड्रॉ फील्ड लाइन पे क्लिक करेंगे तो उनके दरमियान फिल लाइन आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइन में आया था, लेकिन लाइन ग्राफ सीक्वेंस में चलता है और स्कैटर ग्राफ थोड़ा बिखरा सा होता है। और लेकिन ये तीनों ऑप्शन सेम है। अगर आप फील्ड लाइन पे क्लिक करेंगे तो फील्ड लाइन आएंगी और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। इनके दरमियान फील्ड लाइन आ रही है, ये डाटा पॉइंट इसके साथ मार्क है। दोबारा इस पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं पाई ग्राफ पे आऊंगी। पाई ग्राफ पे आऊं तो ऊपर वाले ऑप्शन सेम है, जबकि नीचे मेरे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो नो लेजेंड्स है। अगर मैं नो लेजेंड्स पे क्लिक करती हूँ तो जो लेजेंड्स मुझे शो हो रहे हैं जिसमें डेस्कटॉप, माउस, कीबोर्ड वगैरह के नाम है तो वो शो नहीं होंगे। अगर मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करती हूँ तो वो ऊपर की तरफ शो होंगे और अगर लेजेंड विजेट पे क्लिक करूँ तो उस पाई के अंदर मुझे शो हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लेजेंड विजेट्स को सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद यहाँ सॉर्ट है ऑल, फर्स्ट या नन। तो अगर मैं ऑल पे क्लिक करती हूँ तो ये इनकी अल्फाबेटिकल वैल्यू के हिसाब से इन्हें सॉर्ट करेगा। अगर फर्स्ट क्लिक करती हूँ तो जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक सॉर्ट करेगा। तो मैं यहाँ से ऑल कर देती हूँ। उसके बाद रेशो है, अगर आप यहाँ से रेशो रखते हैं तो जो पाई आपकी बनेगी वो डिफरेंट साइज की होगी। जहाँ पे डाटा ज्यादा शो हो रहा वो पाई का साइज बड़ा होगा, जहाँ पे डाटा कम होगा पाई का साइज भी छोटा होगा। और अगर आप इवन रखते हैं तो आपके तमाम सर्कल एक साइज के बनेंगे और अगर आप स्टिक रखते हैं तो एक ही सर्कल में तमाम वैल्यू शो होंगी। तो यहाँ मैं रेशो रख देती हूँ और यहाँ से ओके करूंगी। आपके सर्कल मुख्तलिफ साइज के हैं, कोई सर्कल बड़ा कोई छोटा है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू शो हो रही है मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, माउस यहाँ पे शो हो रहे हैं, जहाँ पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से ये शो हो रहे हैं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं स्टैंडर्ड विजेट सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं फर्स्ट सिलेक्ट करूंगी। फर्स्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से रेशो की बजाय इवन सिलेक्ट करूंगी। मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें ये लेजेंड्स मुझे टॉप पे शो हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे ये तमाम सर्कल एक साइज के मुझे शो हो रहे हैं और इसकी सॉर्टिंग भी प्रॉपर हो रही है। मैं दोबारा पाई पे आऊंगी और यहाँ पे आकर अगर मैं स्टिक पे क्लिक करके यहाँ से ओके करूँ तो मुझे वैल्यू कुछ इस तरह से एक ही सर्कल में शो होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से रडार पे क्लिक करूंगी। रडार पे आकर यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन सेम है, नीचे मार्क डाटा पॉइंट है। अगर आप डाटा पॉइंट को मार्क करते हैं तो आपको डाटा पॉइंट शो होंगे। कनेक्ट डाटा पॉइंट है, अगर कनेक्ट डाटा पॉइंट पे क्लिक करेंगे आपके डाटा पॉइंट लाइन से कनेक्ट होंगे। अगर फील्ड लाइन पे भी चेक लगाएंगे तो फील्ड लाइन से कनेक्ट होंगे और एज टू एज लाइन करेंगे तो एजेस के साथ आपकी लाइनें अलाइन होंगी। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँ। रडार ग्राफ कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं और यहाँ भी हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, तो इन ऑप्शन की डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।